दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। हैदराबादी छिचोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। विरोधियों पर तीखे तेवर में वार करना, समर्थकों के सामने बेहद तल्ख भाषा में तकरीर करना, हैदराबादी भाईजान के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी की यही यूएसपी रही है। और अब जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डालने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ओवैसी पूरे रंग में है। पंजाब मालेंगे, आ जाओ। बड़ी बड़ी बातें करते, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। सुना आपने, यही ओवैसी का वो रंग है जो उनकी पहचान है। हालांकि हैदराबाद में शनिवार को मजलिस का मंच सजा तो ओवैसी का ये अंदाज कुछ मिसिंग दिखा, या यूं कहिए कि कुछ बदला बदला सा नजर आया। वाणी में वो टंकार तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ, तंज पहले से भी ज्यादा धारदार रहा। खुले मंच से ओवैसी ने विरोधियों को ताकीद की। याद रखो, किसी का फर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो। हैदराबाद में ओवैसी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का कर्जा उतार पाए या नहीं, इसे लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, तकरीर के दौरान ओवैसी भाषा की मर्यादा जरूर लांघते दिखे, जिसका कारण रहा राहुल का एक बयान जिस पर ओवैसी आपा खो बैठे। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। तो एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है, आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? देश की फिक्र करो। अंग्रेजी में कहते हैं अटैक बिलो द बेल्ट, जिसका मतलब है किसी पर बहुत निजी हमले करना। यहां ओवैसी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। ओवैसी ने मंच संभाला तो क्या राहुल और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी को भी नहीं छोड़ा। असल में राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, मजलिस चीफ असदुद्दीन ओवैसी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मोदी, केसीआर और ओवैसी के आपस में मिले होने का आरोप लगाया। राहुल ने ओवैसी और केसीआर को मोदी का यार बताया, तो शाम होते होते तिलमिलाए ओवैसी ने राहुल के यार वाले हमले का जवाब प्यार से दिया। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है, तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। यहां तक तो सब ठीक था, मगर हैदराबादी भाईजान को राहुल गांधी की मोदी से दोस्ती वाली बात इतनी चुभी कि इसके बाद वो पर्सनल अटैक करने से भी पीछे नहीं हटे। सामने मौजूद समर्थकों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया। ओवैसी पहले राहुल की उम्र पर आए, फिर शादी पर, और फिर लगातार निजी हमले करते चले गए। ओवैसी ने कहा कि राहुल को अब और सिंगल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यार के बारे में सोचते सोचते बात करते हैं। राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। अब अगर हैदराबादी छिचोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। बोलते ना, बोलते समझा के बोलते, अब इन्हें सुन रहे ही नहीं। हैदराबाद में आके बोल रहे, राहुल गांधी आप बच्चे हैं, आपको ये दिमाग में बात आपके बैठी हुई है कि मैं नेहरू खानदान से आता हूं, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। याद रखो, किसी का फर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो, सब बराबर है। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। कर लो राहुल गांधी, कुछ तो कर लो। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे पे क्यों निकाल रहे हो? अभी भी वक्त है। देखो, एक आदमी अकेला है,
पूरा देश परेशान है, आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने राहुल पर निशाना साधा है, लेकिन इस बार तंज उम्र, शादी, प्यार जैसी पर्सनल चीजों तक पहुंच गया। सवाल यही है कि राहुल ने एक सियासी बयान दिया तो हैदराबादी भाईजान पर्सनल अटैक पर क्यों उतर आए? क्या ओवैसी और राहुल में अब खुल्लम खुल्ला शुरू हो गया है? सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी के इस बयान के पीछे तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है? क्योंकि इस बार तेलंगाना के रण में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उतरी है। राहुल और प्रियंका ने वहां प्रचार की कमान संभाल रखी है। कहा यह भी जा रहा है कि तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े दिग्गज भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह। राहुल गांधी और केसीआर की मिली भगत का दावा करके मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के फॉर्मूले के साथ ही अपनी रैलियों में कांग्रेस और बीआरएस के उस सीक्रेट प्लान का जिक्र कर रही है जिसमें राहुल को पीएम और केसीआर को तेलंगाना के सीएम बनाने की डील का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही? इन्होंने मेरा घर लिया, मैंने उनसे कहा नहीं चाहिए तुम्हारा घर, ले जाओ इसको उठा के, मुझे नहीं चाहिए। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। पहले यहां पे बीजेपी के लोग छाती फैलाए घूम रहे थे, जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी छाती फैलाए घूम रहे थे। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की। एक तरफ मुस्लिम वोटर्स पर कांग्रेस की दावेदारी, दूसरी तरफ हिंदू वोटों के लिए बीजेपी की तैयारी। ओवैसी के लिए तेलंगाना का सियासी रण इस बार आसान नहीं रहने वाला। इस बात का एहसास हैदराबादी भाईजान को भी है। कर्नाटक का जो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है, जिस तरह कर्नाटक में मुस्लिमों ने कांग्रेस पर भरोसा जता दिया, उसे लेकर भी भाईजान की पार्टी में पैनिक बटन दबा हुआ है, जिसका असर ओवैसी की तकरीरों में भी नजर आ रहा है। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं। दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे? आरएसएस उतर चुकी है मैदान में। बीजेपी नहीं चाहती कि मजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाए। ओवैसी इस बार तेलंगाना में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी से उसका कोर वोट बैंक छिटक रहा है। तेलंगाना में एम फैक्टर काम करता है। एम का मतलब है मुस्लिम वोटर। राज्य में 13% मुस्लिम वोटर हैं। तेलंगाना में 45 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हैदराबाद को एआईएमआईएम का गढ़ कहा जाता है। इस बार हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों में से एआईएमआईएम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार एआईएमआईएम के 8 प्रत्याशी हैदराबाद के मैदान में थे, जिनमें से 7 जीते थे। इस बार तेलंगाना मुस्लिम संयुक्त समिति पहले ही कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर चुकी है। ओवैसी जहां अब तक मुस्लिम वोट के भरोसे रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी मुस्लिम वोट में सेंधमारी की पुरजोर कोशिश कर रही है। यही कारण है कि राहुल ओवैसी को बार बार बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और यही वजह भी है कि ओवैसी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। एमआईएम पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देती है। अब देखिए, इनका एक वोट नहीं है, असम में इनका कुछ लेना देना नहीं है, मगर जहां भी बीजेपी चाहती है
वहां पे एमआईएम के लोग सलूट मार के कैंडिडेट बैठा देते हैं। मैं एमआईएम के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आसाम में कैंडिडेट बैठा उतारने के लिए आपको पैसा कहां से आता है? महाराष्ट्र में कैंडिडेट उतारने के लिए आपका पैसा कहां से आता है? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी से आता है। कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया इनको, स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है? सोचो, हजरत गूगल पे जाके देखो इन्होंने असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी तुम नहीं जानते हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तेलंगाना में ओवैसी बुरी तरह फंसे हैं क्योंकि सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का भी है, जो पूरे दमखम से मैदान में है। 2020 में हैदराबाद के निकाय चुनाव में मोदी शाह योगी की तिकड़ी एक बड़ा झटका ओवैसी को देकर अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा चुकी है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 4 सीटों वाली बीजेपी 2020 में 49 तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना में करीब 20% वोट मिले थे। यही वजह है कि बीजेपी को यहां से बहुत उम्मीदें हैं। तेलंगाना को लेकर बीजेपी भरोसे से कितनी भरी है, उसे इसी बात से समझिए कि मोदी, शाह, योगी और जेपी नड्डा जैसे तमाम स्टार प्रचारकों की टीम तेलंगाना में उतरी हुई है। योगी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की मुनादी करके पोलराइजेशन का ट्रायल एंड टेस्टेड कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। तो 22 जनवरी के बाद आप श्री वेरी सस्तर रेड्डी को चुनाव जिता करके भेजिए, और बदले में मैं उनसे अपील करूंगा कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी माशाल्लाह हमारे पीछे पड़ गए। याद रखो, आप जिसके घर में कोई नहीं रहता ना, उन्हें सबको लपेट लेता, जो दिखा लपेट लेता उसे। आप देखे होंगे वजीर आजम बाहर जाते, कोई ममालिक का सरबरा आता, इखलाकन हाथ मिलाना, हेलो हाउ आर यू, वेलकम, उन्हें परेशान होता, भाई क्या है, ठीक है, स्टाइल है उनका। हैदराबाद का नाम बदलेगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ओवैसी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर हैदराबाद का उनका किला ढहा, उनका भाग्य जरूर बदल जाएगा। अपने ही गढ़ में हारे तो कट्टरपंथी और भड़काऊ लाइन पर चलने वाली बची खुची उनकी सियासत भी सिमट जाएगी। राहुल गांधी माशाल्लाह हमारे पीछे पड़ गए। याद रखो, आप जिसके घर में कोई नहीं रहता ना, उन्हें सबको लपेट लेता, जो दिखा लपेट लेता उसे। आप देखे होंगे वजीर आजम बाहर जाते, कोई ममालिक का सरबरा आता, इखलाकन हाथ मिलाना, हेलो हाउ आर यू, वेलकम, उन्हें परेशान होता, भाई क्या है, ठीक है, स्टाइल है उनका। इसी साल कर्नाटक चुनाव में एआईएमआईएम चारों खाने चित्त हुई, जहां सिर्फ 0.02% वोट मिले। अब यही डर ओवैसी को तेलंगाना में सता रहा है। कंफ्यूज्ड ओवैसी को समझ ये नहीं आ रहा कि वो कांग्रेस पर हमला करे या फिर बीजेपी आरएसएस पर, और यही कंफ्यूजन उनके बयानों में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।